गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। एंड नाउ आज का जो हमारा डिस्कशन होगा बेटा वो है आपके क्लास 7 साइंस चैप्टर 8 विंड्स स्टॉर्म एंड साइक्लोन्स का पार्ट 3, जहां पर हम आज 8.3 में देखेंगे कि एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, कि एयर जो है वो हीट करने पर एक्सपेंड करती है यानी फैलती है, प्रसार होता है उस पर। ठीक है, ये होगा एक्टिविटी 8.5, जहां पर आपको ये बुक के पेज नंबर 83 पर मिलेगा। अब देखिए वहां पर क्या लिखा है, मैं यहां पर शो भी कर रहा हूं। ठीक है, टेक अ बॉइलिंग ट्यूब, स्ट्रेच अ बैलून टाइटली ओवर द नेक ऑफ द ट्यूब, कि बॉइलिंग ट्यूब लेना है। ठीक है, जैसा कि इस इमेज पे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर 3 प्रकार के बॉइलिंग ट्यूब्स रखे गए हैं। ठीक है, एक बीकर के ऊपर, तो बॉइलिंग ट्यूब्स लेना है और उसके ऊपर बैलून को टाइटली बांधना है। ठीक, यू कैन यूज अ टेप टू मेक इट टाइट, आप टेप का भी यूज कर सकते हैं इसको बांधने के लिए। पोर सम हॉट वाटर इन अ बीकर, और बीकर में आपको थोड़ा सा गर्म पानी लेना है। And now insert the boiling tube with the balloon in the hot water. Observe for 2-3 minutes for any change in shape of the balloon. ठीक है, और जिसमें बैलून आपने जिस बॉइलिंग ट्यूब पर बैलून लगाया हुआ है ऊपर, उसको हॉट वाटर पर रखना है और 2 से 3 मिनट आपको ऑब्जर्व करना है। ऑब्जर्वेशन करने के बाद आपको ये पता चलेगा, ठीक है, कि उसके शेप में कुछ चेंज हो रहा है या नहीं हो रहा है। नाउ टेक द ट्यूब आउट, कुछ देर के बाद ट्यूब को आपको बाहर निकालना है उससे, एंड लेट इट कूल डाउन टू द रूम टेम्परेचर। टेक सम आइस कोल्ड वाटर इन अनदर बीकर एंड प्लेस द ट्यूब विद द बैलून इन कोल्ड वाटर फॉर 2-3 मिनट्स। ऑब्जर्व द चेंज इन द शेप ऑफ द बैलून। ठीक है, अब आप जब गर्म पानी के बीकर से आपको उसको बाहर निकालना है, बॉइलिंग ट्यूब को थोड़ी देर ठंडा होने देना है रूम टेम्परेचर में। देन आफ्टर आपको उसको एक अनदर बीकर पे रखना है जो कि आइस कोल्ड वाटर से भरा होगा। ठीक है, फिर 2 से 3 मिनट तक आपको ऑब्जर्व करना है और फिर देखना है कि क्या कुछ चेंज हो रहा है उसके शेप में। ठीक, तो यहां पर लिखा है कि थिंक एंड ट्राई टू आंसर व्हाट मेक द बैलून इन्फ्लेटेड व्हेन द बॉइलिंग ट्यूब इज प्लेस्ड इन हॉट वाटर, कि आपको सोचना है और आंसर देना। और लिखा है कि व्हाट मेक्स द बैलून इन्फ्लेटेड, कि ऐसा क्या था कि हॉट वाटर पर रखने पर जो बैलून था वो फूल जाता है। वहीं पर नीचे लिखा है कि व्हाई इज द सेम बैलून डिफ्लेटेड व्हेन द ट्यूब इज केप्ट इन कोल्ड वाटर, कि जब आपने उस ट्यूब को कोल्ड वाटर पर रखा तो वो डिफ्लेटेड क्यों हो गया, सिकुड़ क्यों गया। ठीक है, ये आपको सोचना और इसके आंसर्स आपको फाइंड करने हैं। एंड नाउ कैन वी इन्फर फ्रॉम द फर्स्ट ऑब्जर्वेशन दैट एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग, क्या हम ये कह सकते हैं कि पहले ऑब्जर्वेशन में जहां पर हमने बॉइलिंग ट्यूब को गर्म पानी पर रखा था कि वो जो बैलून है, ठीक, वो उसमें हवा भर जाती है, यानी हम ये कह सकते हैं कि गर्म जब एयर जब गर्म होती है तो वो एक्सपेंड होने लगती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, ऊपर जाने लगती है। नाउ कैन यू नाउ स्टेट व्हाट हैपन टू द एयर इन द बॉइलिंग ट्यूब व्हेन इट्स कूल डाउन, और आप बता सकते हैं कि जब उसको कूल किया गया, ठंडा किया गया या ठंडे पानी के बीकर पे रखा गया तो बैलून सिकुड़ क्यों गया। नाउ द नेक्स्ट एक्टिविटी, अब आएंगे पेज नंबर 84 पर, जहां पर लिखा है द नेक्स्ट एक्टिविटी इज वेरी इंटरेस्टिंग, दिस विल मेक यू अंडरस्टैंड मोर अबाउट हॉट एयर। ठीक है, जो एक्टिविटी 8.6 है वहां पर इन्होंने कहा है कि वहां पर क्लियरली समझ में आ जाएगा कि हॉट एयर के साथ एक्चुअल में होता क्या है। तो ये पेज नंबर 84 पर देखेंगे अब एक्टिविटी 8.6, जहां पर लिखा है कि टेक 2 पेपर बैग्स और एम्प्टी पेपर कप्स ऑफ द सेम साइज, कि 2 पेपर बैग लीजिए या पेपर के कप लीजिए जो सेम साइज के हों। हैंग द 2 बैग्स इन द इन्वर्टर पोजीशन ऑन द 2 एंड्स ऑफ अ मेटल और वुडन स्टिक। ठीक है, जैसा कि आपको इस डायग्राम में दिख रहा है कि एक ही साइज के पेपर कप हैं, एक ही साइज का पेपर बैग है, और उनको एक रॉड पर, ठीक है, एक सेम डिस्टेंस से उनको, जैसे आपके पास वेटिंग मशीन होती है, तराजू जो होता है, ठीक है, उस शेप में आपको इनको हैंग करना है। एंड नाउ नीचे वाले पैराग्राफ पर देखेंगे, लिखा है जहाँ कि टाई अ पीस ऑफ थ्रेड इन द मिडिल ऑफ स्टिक। ठीक है, कि थ्रेड से इनको स्टिक के मिडिल पे आपको टाई करना है। एंड नाउ होल्ड द स्टिक बाय द थ्रेड, फिगर 8.7 की जैसा इस फिगर पे आपको दिख रहा है वैसे ही स्टिक को होल्ड करना है। ठीक है, एज एन बैलेंस, की वो बैलेंस में रहें। पुट अ बर्निंग कैंडल ब्लो वन ऑफ द बैग एज सो इन द फिगर, ऑब्जर्व व्हाट हैपेंड, कि जैसा आपको इस फिगर पे दिख रहा है कि एक कैंडल कागज के बैग के नीचे जलाई जा रही है। ठीक है, वैसे ही आपको जलाना है और ऑब्जर्व करना है कि उसके बाद क्या हो रहा है। वाई इज द बैलेंस ऑफ बैग्स डिस्टर्ब, कि जो बैग का बैलेंस अभी तक बना हुआ था, ऊपर वाले इमेज पर आपको जो बैलेंसिंग दिख रही है, नीचे वाले इमेज पर वही बैलेंसिंग खराब हो गई, डिस्टर्ब हो गई, क्यों। नाउ डज दिस एक्टिविटी इंडिकेट द वार्म एयर राइजेस अप, ठीक है, इस एक्टिविटी से ये प्रूफ होता है कि जो वार्म एयर होती है वो राइज करती ऊपर की तरफ जाती है।
एज द वार्म एयर राइजेस अप it push the bag above the candle. Does the disturbance of the balance suggest that the warm air is lighter than the cold air? ठीक है, कि जैसा कि पता चला हमको कि वार्म एयर जो राइज करती है, तो जब वो कैंडल के ऊपर की एयर वार्म हुई, जब वो राइज करने लगी तो उसने बैग को पुश किया ऊपर की तरफ, ठीक है, और इसी वजह से वहां का जो बैलेंस था वो डिस्टर्ब हुआ। एंड नाउ कैन यू नाउ एक्सप्लेन व्हाई स्मोक ऑलवेज राइजेस अप? क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हैं कि एयर हमेशा जो स्मोक से धुआं जो है वो हमेशा ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है, ऊपर की तरफ ही क्यों राइज करता है? नाउ ऑल्सो इट इज इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर दैट ऑन हीटिंग द एयर एक्सपेंड्स एंड ऑक्यूपाइज मोर स्पेस, कि जब हम एयर को हीट करते हैं, गर्म करते हैं, तो वो और ज़्यादा स्पेस लेता है, ठीक है, एक्सपेंड होता है, अपने आप को बढ़ाता है, प्रसार करता है। एंड नाउ व्हेन द सेम थिंग्स ऑक्यूपाइज मोर स्पेस इट बिकम लाइटर द वार्म एयर इज, ठीक है, जब वो ज़्यादा स्पेस घेर लेती है, इसका मतलब क्या होता है बेटा, जब वो ऊपर की तरफ जाने लगती है, इसका मतलब ये होता है कि वो लाइटर हो जाती है, हल्की हो जाती है। और यही लिखा है कि देयरफॉर लाइटर देन द कोल्ड एयर, तो जो वार्म एयर है हमेशा लाइटर एयर जो कोल्ड एयर है उससे हमेशा लाइटर होती है, यानी हल्की होती है। दैट इज द रीजन दैट द स्मोक गोज अप, ठीक है, यही रीजन है कि स्मोक यानी धुआं जो है वो हमेशा राइज करता है। एंड नाउ इन नेचर देयर आर सेवरल सिचुएशन वेयर वार्म एयर राइजेस एट अ प्लेस। यदि हम नेचर में देखें तो बहुत सारी जगह ऐसी है जहां से जो एयर है, वार्म एयर जो है वो राइज करती, ऊपर की तरफ जाती है, एंड द एयर प्रेशर एट दैट प्लेस इज लोवर्ड, और जिस जगह से, ठीक है, जैसे कहीं पर गर्म मौसम है वहां से एयर राइज करती है, तो हमेशा गर्म स्थानों पर एयर का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है। जैसा हमने चैप्टर नंबर 4 में एक कन्वेक्शन का एग्जांपल पढ़ा था कि गर्म एयर जब ऊपर की तरफ राइज कर जाती है तो आसपास की जो ठंडी हवाएं हैं तो वो उस जगह को फिल करने के लिए वहां पर ट्रांसफर हो जाती हैं। तो यहां पर लिखा है, नीचे देखेंगे कि द एयर प्रेशर एट द प्लेस इज लोवर्ड, द कोल्ड एयर फ्रॉम द सराउंडिंग एरिया रशेस इन टू फिल इट्स प्लेस, की जो कोल्ड एयर है, ठीक है, वो तेजी से उस जगह को फिल करने के लिए आने लगती हैं। दिस सेट्स अप कन्वेक्शन इन एयर एज यू लर्न इन चैप्टर 4, कि ये कन्वेक्शन का एग्जांपल है जिसको हमने चैप्टर 4 पर स्टडी किया हुआ है। चैप्टर 4 में जहां हमने लैंड ब्रीज और सी ब्रीज के बारे में पढ़ा था, वहां पर हमने ये देखा था कि समुद्र के किनारे की जो जगह होती है, ठीक है, तो दिन के समय वहां जब एयर गर्म होता है तो एयर ऊपर की तरफ राइज कर जाता है और समुद्र की जो ठंडी हवाएं हैं वो उस जगह को फिल करने के लिए लैंड की तरफ आने लगती हैं, ठीक है। तो ये लैंड ब्रीज सी ब्रीज का एग्जांपल हमने चैप्टर 4 पे देखा हुआ था। आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे, नेक्स्ट चैप्टर में या नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे कि विंड्स करंट आर जनरेट ड्यू टू अनइवन हीटिंग ऑन द अर्थ, की विंड करंट्स यानी हवाएं हवाओं की जो धाराएं होती हैं, ठीक है, वो डिफरेंट हीटिंग जोन होते हैं अर्थ के, वहां पर अलग अलग कैसे होती हैं, उनके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।